Hello everyone, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor for this whole course which is C++ tutorials from beginners to advanced. So in this video we are going to learn what are variables in C++ and their scopes and data types and comments in C++. What are ASCII values and how do you take input from user in your program and display the output, and also what are some following header files which you are going to use during your entire competitive programming journey plus DSA journey. Okay, so very information in this video, very much. And before this, let's see what Newton School is. So basically Newton School is a e-learning platform which provide you courses for becoming a full stack developer plus a good competitive programmer and DSA programmer, which also trains you for these amazing companies of India like Lenskart and Teachment, Snapdeal, and many more countries like Rapido and Topper. They have tie up with about 300 companies of India, and they teach you and train you for these companies. And there is also a pre-placement program under which you don't need to pay anything until and unless you are placed in any of these companies of minimum 5 lakh CTC. Okay, so it's a good thing, and you can give a watch to this Newton School website. And also they have a new initiative which is Launchpad, under which everything अंडर दिस लॉन्च पैड इज फॉर फ्री. ओके, सो आप यहाँ पे कोई भी कोर्सेज सिंपली लॉग इन और साइन अप कर सकते हो. ओके, और आपको यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट के भी काफी कोर्सेज हैं. So just go to newtonschool.co and explore this whole awesome website and all courses, and choose the course according to you. Plus, so heading towards our today's video, in which we are going to see these things. Okay, so our first thing is variable and their scope, data types and comments. What are variables? Okay, so suppose you are writing a program and you need to simply store some value, like you need to store value 6 इन मेमोरी. तो तुमने क्या किया कि तुमने 6 को अपनी किसी स्टोरेज स्पेस में स्टोर किया. अब तुम्हें इस वैल्यू 6 को एक्सेस करना है. ठीक है, तुम कैसे एक्सेस करोगे? काफी सारे 6 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई एक ही 6 को एक्सेस करना है या फिर कोई और वैल्यू को एक्सेस करना है. तो तुम क्या करोगे? कोई एक यूनिक नेम होना चाहिए ना जिससे तुम इसको एक्सेस करोगे. सो फॉर दैट नेम इज नोन एज वेरिएबल. ओके, कोई भी नेम किसी भी वैल्यू का, ठीक है, यूनिक नेम जिससे तुम स्टोरेज स्पेस में उस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हो और वो सिंपली यूनिक है. ऑब्वियसली मोर देन वन नेम होगा स्टोरेज स्पेस में तो एम्बिग्यूटी कंपाइलर में आएगी. ठीक है, so any unique name in a storage space which is used for accessing some value and you are using them to identify anything, then this is known as variable. अब ना वेरिएबल को यूज करने के ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं. लाइक तुम कुछ भी नेम नहीं दे सकते हो किसी भी वेरिएबल को, है ना. तो कुछ रूल्स होते हैं. तो यू कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल विद अ डिजिट. लाइक तुम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कोई वेरिएबल कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. यू कैन राइट इट एज हितेश इज इक्वल्स टू 6. तो अब हितेश नाम की ये वेरिएबल में 6 वैल्यू स्टोर्ड है, बट यू कांट टेक इट एज 1 हितेश या 1 8 इज इक्वल्स टू 6. तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है. ठीक है, कोई भी अल्फाबेट और अंडरस्कोर से बिगिन कर सकते हो. सो ऑब्वियसली यू कैन यूज अंडरस्कोर एनीवेयर इन योर वेरिएबल्स. ठीक है, तो तुम अंडरस्कोर हितेश यूज कर सकते हो या फिर अंडरस्कोर न्यूटन यूज कर सकते हो, एनीथिंग. ओके, बट एक डिजिट्स नहीं यूज कर सकते और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते लाइक एंड, हैशटैग और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब कुछ यूज नहीं कर सकते. ठीक है, अब जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं
ये केस सेंसिटिव होते हैं, लाइक कैपिटल एच एंड स्मॉल एच इज डिफरेंट थिंग। ओके, कैपिटल एच अगर 6 है तो यू कैन से दैट स्मॉल एच कैन बी 7। ओके, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, व्हाइट स्पेसेस नहीं अलाउ है, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियस कि तुम सी ए स्पेस और टी, तो ये कैट नहीं है। ओके, दीज आर टू वेरिएबल्स, टू डिफरेंट वेरिएबल्स, सी ए एंड टी। ओके, दिस कैन नॉट बी वन सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल से, एक ही नेम से दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट एम्बिग्युइटी इन द कंपाइलर। ओके, ए वेरिएबल कैन नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर सिंपली प्री-बिल्ड functions or variables which are already stored in our header files. Like अगर आपने loops पता है तो for loops होते हैं, while loops होते हैं, so you cannot name a variable for or while or if else तो सबको पता ही होगा, ठीक है। तो if else नहीं नेम कर सकते, so you cannot name your variables any keyword. Obviously it will also create ambiguity. The name of the variable should be unique. तो ये मैं पहले बता चुका, यूनिक होना चाहिए ताकि तुम उसको एक्सेस करो तो कंपाइलर को कंफ्यूजन ना हो कि कौन से वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ सेम डेटा टाइप इन सेम लाइन एंड इनिशियलाइजेशन। अब डेटा टाइप अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट स्टिल हर एक वेरिएबल में, जैसे एक वेरिएबल है हितेश, ठीक है, तुम इस पे कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो 6, तुम इस पे कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो त्रिपाठी, ठीक है। तो अब कंपाइलर कैसे पता चलेगा कि हितेश नाम का जो वेरिएबल है उस पे क्या है, कोई एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वैल्यू है, या फिर कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है, या फिर 1.16 कोई एक फ्लोट वैल्यू है ना। तो इसके लिए तो हमें हर वेरिएबल पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर है या फ्लोट है, या फिर मतलब डेसिमल टाइप है, या फिर स्ट्रिंग टाइप है, कैसा है, या फिर कैरेक्टर टाइप है, ठीक है। तो अब अगर कोई दो वेरिएबल है जिनका डेटा टाइप सेम है, लेट से यू हैव x इज इक्वल्स टू x, तुम्हें 6 स्टोर करवाना है और y में तुम्हें 7 स्टोर करवाना है, ठीक है। और तुम्हें ये डिफाइन करने हैं, तो तुम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हो? अगर इन दोनों का डेटा टाइप सेम है तो तुम इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, x कॉमा y। ओके, और ये इंटीजर है तो आगे कुछ डेटा टाइप इनका दे दो, तो सेम लाइन में कॉमा यूज करके डिफाइन कर सकते हो। अब हमें पता चल गया वेरिएबल्स होते क्या हैं। स्कोप्स, व्हाट आर देयर स्कोप्स? इनके दो तरीके के स्कोप होते हैं, ग्लोबल और जनरल स्कोप, ठीक है। मान लो अगर कोई एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, ठीक है। ये डेटा टाइप एंड कमेंट बाद में देखते हैं, पहले एक फंक्शन देखते हैं। एक फंक्शन है तुम्हारा, मान लो, फंक्शन भी अभी हमने पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई एक फंक्शन तुमने, मान लो कोई भी एक, तुम एक स्पेस पे काम कर रहे हो, ठीक है। जनरल वे में समझते हैं ग्लोबल और लोकल का, ठीक है। कोई तुम्हें एक स्पेस है, मान लो एक कॉमन पेज है, अभी तुमने यहाँ पे एक डिफाइन किया x इज इक्वल टू 6, ठीक है, और ये एक शीट है, शीट ऑफ पेपर है। तो ऑब्वियसली तुम्हारे इस शीट ऑफ पेपर को बस पता है कि तुमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 डिफाइन किया। तुम नेक्स्ट शीट ऑफ पेपर में जाओगे तो तुम्हें वहां पे पता नहीं चलेगा कि तुमने यहाँ पे कहीं पे भी x इज इक्वल टू 6 डिफाइन किया। सो इस x इज इक्वल टू 6 का स्कोप क्या हो गया? वन सिंगल शीट ऑफ पेपर। तो इसी तरह हर वेरिएबल का भी अपना एक स्कोप होता है, ठीक है, कि तुम उस वेरिएबल, और जो डिपेंड करता है कि तुम उस वेरिएबल को कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, किसी एक फंक्शन के अंदर या फिर ग्लोबली। तो ये हमें लेटर ऑन पता चल जाएगा अपने, जब हम कोड करेंगे, ठीक है। नाउ डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स। डेटा टाइप्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हर एक वेरिएबल के साथ उसका टाइप भी स्टोर होगा कि तुम एक किसी वेरिएबल नेम में, लाइक न्यूटन एक वेरिएबल नेम है, न्यूटन एक वेरिएबल नेम है, और तुम इसमें कैसी वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, 6 इंटीजर टाइप, या फिर स्कूल स्ट्रिंग टाइप, या फिर ओनली एस कैरेक्टर टाइप, या फिर 1.16 फ्लोट टाइप। तो इसको पता, कंपाइलर को पता होना चाहिए ना कि कैसी वैल्यू स्टोर्ड है, उसके लिए हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इंट मीन्स इंटीजर, फ्लोट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू, कैर मीन्स कैरेक्टर वैल्यूज लाइक ए बी सी, ठीक है। डबल इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ फ्लोट, ठीक है। अगर फ्लोट में
1 पॉइंट, फ्लोट में पहली बात तो डेसिमल वैल्यूज स्टोर होती हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद फ्लोट में जो होता है वो 8 वैल्यूज आती हैं, तो डेसिमल में कितनी वैल्यूज आएंगी, उसकी दोगुनी, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो प्रेसिशन, पॉइंट के बाद की वैल्यूज बढ़ जाती हैं डबल में, ठीक है, तो एक्सटेंशन है। बूल, बूल में सिंपली ट्रू और फॉल्स दो टाइप की वैल्यू स्टोर होती हैं, ठीक है। वॉइड, वॉइड अभी तुम्हें पता चलेगा, ये डेटा टाइप जो वॉइड डेटा टाइप है ये वेरिएबल्स के लिए नहीं है, ये हम आगे फंक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और WCAT ये वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, और ये जनरल हम लोगों को प्रोग्रामिंग में यूज नहीं आता है, ठीक है। स्टिल मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। सम फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जापानीज लैंग्वेज है, ठीक है। जापानीज लैंग्वेज में कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं ना कुछ, मान लो एल और ये, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें 2 कैरेक्टर्स एक साथ आ जाते हैं या 3 कैरेक्टर्स, उसके लिए वाइड कैर हम यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंपली ये जो वेरिएबल्स हैं, इंट, फ्लोट, कैर, इन सब की कोई एक रेंज भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि तुमने एक इंट डिफाइन किया और उसमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर डाल दो, है ना। तो कंपाइलर के लिए तो बहुत हैवी काम हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कितनी रेंज है, क्या रेंज है, कैसी है। तो हमने उसके लिए इजी करने के लिए हमने हर एक डेटा टाइप की एक रेंज सेट की है, ठीक है। इंटीजर में हम खाली -21 दिस से +21 दिस वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इससे ज्यादा वैल्यूज स्टोर करवानी है तो इंट का एक्सटेंशन मिल जाता है हमें, जो कि है लॉन्ग इंट, ओके। और इसी तरह एक्सटेंशन मिलते जाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लो अगर हमें और बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है। अब हमने ऐसा किया क्यों, अलग अलग क्यों बनाया। मान लो तुमने क्या किया, तुमने, अगर हमने सिंपल एक ही डेटा टाइप बनाया होता सारी इंटीजर वैल्यूज के लिए, ठीक है, हमने एक डेटा टाइप बनाया इंटीजर, और हम इसमें कितनी वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, अप टू 10 zeros, अप टू इंफिनिटी यू कैन से, और अप टू 10 लाख और 1 करोड़ वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब तुमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट x इज इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। तो तुम्हारे स्टोरेज स्पेस में 1 करोड़ डिजिट तक की एक स्टोरेज फिक्स हो गई कि यहाँ पे इंट वैल्यू x की आ सकती है, ठीक है। इसी तरह अब तुम जितने भी वेरिएबल्स है सारे अगर इंट डिफाइन कर रहे हो तो तुम्हें हर बार उतना उतना मेमोरी स्पेस रिजर्व होता जा रहा है ना। तो इसी तरह बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस रिजर्व हो जाएगा। बट मान लो अब तुम्हें x में कहीं पर स्टोर करवानी है सिंगल वैल्यू 1, है ना, लेकिन तुमने स्टोर मेमोरी रिजर्व कर दी है इसके लिए 1 करोड़, तो ये ऑब्वियसली स्टोरेज का वेस्ट हो गया ना। दैट्स वाई हमने स्टोरेज बचाने के लिए भी किसी टाइप में इस तरह कर रखा है ताकि हम स्टोरेज बचा सकें, ठीक है। अब हर डेटा टाइप के एक्सटेंशंस हैं, जैसे इंट का एक्सटेंशन लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग, ये हम फर्दर स्लाइड्स में, फर्दर वीडियोस में देखते रहेंगे, ठीक है। अब हर डेटा टाइप के मॉडिफायर्स हैं, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग। इंट के अगर साइंड यूज करते हो, साइंड इंट, तो क्या होता है, तुम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों स्टोर करवा सकते हो। लेकिन अगर यही अनसाइंड इंट कर दिया तो तुम इसमें खाली पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू दिस स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो इसका भी यूज आता है जब हम फंक्शंस में यूज करते हैं, तो वो अभी हम देखते चलेंगे साथ में, ठीक है। हम यहाँ पे बस सिंपल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस, जो कि हम फर्दर वीडियोस में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब कमेंट्स इन C++। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर लाइंस जो हम अपने प्रोग्राम में लिखेंगे बट वो कंपाइल नहीं होंगी, ठीक है, और हमारे आउटपुट में भी शो नहीं होंगी, लेकिन वो प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर रेफरेंस, लाइक कोई आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है तो उसको एक रेफरेंस मिल जाए कि यहाँ पे ये ऐसा कर रहा है। तो मान लो कि कमेंट लिखते कैसे हैं आप किसी लाइन में, डबल स्लैश का यूज करके। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन स्कूल, अब ये लाइन तुम्हारे प्रोग्राम में है बट ये लाइन कंपाइल नहीं होगी, ठीक है। और कंपाइल नहीं होगी अगर,
तो सिंपली तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर भी क्रिएट नहीं करेगी। दिस कैन ऑल्सो बी यूज ड्यूरिंग डिबगिंग ऑफ योर प्रोग्राम। लाइक तुम अपने प्रोग्राम की डिबगिंग कर रहे हो, ठीक है, और तुमने इतना बड़ा कोड लिख लिया, कुछ 14 लाइन्स का, 1 2 3 4 अप टू 14 लाइन्स का कोड लिख लिया है, ठीक है, और तुम्हें अभी कोड चाहिए 3 लाइन्स तक का बस, ठीक है, तुम नीचे का कोड नहीं चाहिए, तुम ऊपर के प्रोग्राम की डिबगिंग कर रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, बाकी सारी लाइन्स को कमेंट आउट कर दो। कमेंट आउट करने से सिंपली क्या होगा कि तुम्हारे नीचे की जो लाइंस हैं उनकी वजह से कोई भी एरर क्रिएट नहीं होगी, है ना। उनमें एरर है या नहीं वो मैटर नहीं करता, क्योंकि तुमने कमेंट आउट कर दिया तो कंपाइलर उनको रीड करेगा ही नहीं, ठीक है। तो कमेंट्स दो तरीके से यूज होते हैं। ये हो गया हमारा टीम। अब एस्काई वैल्यूज। अब सिंपली एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं, वी हैव एवरी टाइप ऑफ वैल्यूज। हमारे पास स्मॉल ए, बी, सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, बट जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस फॉर्म में समझता है, 0-1 फॉर्म में, है ना, 0-1 फॉर्म में समझता है खाली। और हमारे पास तो सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने इन सारे कैरेक्टर्स को कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करवा दिए, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज को हम बिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। लाइक 2 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 0, है ना, ये बिट रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हमने सारे कैरेक्टर्स को भी डिफाइन कर दिया। हर चीज को, जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पास, हमने सबको एक एस्काई वैल्यू दे दी, जिससे हम हमारा कंप्यूटर समझ सके कि ये इसलिए है, ठीक है। तो जैसे कि कैपिटल ए में आओ, कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, ठीक है, तो हमें ये लर्न करने की जरूरत नहीं है कुछ, कैपिटल ए की बस हम लर्न कर लें तो नेक्स्ट 26 वैल्यूज जो होंगी वो A to Z तक हो जाएंगी, 65 से 90। इस तरह स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, तो स्मॉल ए की अगर हमें लर्न है कि 97 होती है, तो वहां से स्मॉल जेड तक नेक्स्ट 26 वैल्यूज, और जीरो की तो सिंपली जीरो ही होती है, ठीक है। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क की 33 है, इस तरह सारे कैरेक्टर्स की होती है, ताकि हमारा कंप्यूटर को पता चल सके, ठीक है। इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल्स। इनपुट आउटपुट हम प्रोग्राम में कैसे लेते हैं, सिंपली ये देखो, इनपुट के लिए हमारे पास होता है सी इन, और ये आउटपुट के लिए होता है हमारे पास सी आउट, और ये, ठीक है, ये दोनों चीजें लर्न कर लो। सी इन से हमारा नेम से भी पता चल रहा है, सी में इनपुट, सी में आउटपुट, ठीक है, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो। और इनपुट लेना है तो उसकी तरफ, और इनपुट आउटपुट देना है तो अपनी तरफ, ठीक है। अब ये जो होता है ये प्री बिल्ड फंक्शंस हैं, और ये तुम्हारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो और ये दोनों स्टेटमेंट यूज होती है इनपुट और आउटपुट के लिए, इनके बारे में हम आगे और देखेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है, ठीक है। हमें इंट्रोडक्शन चाहिए खाली, हम इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा। हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ होती क्या है, सिंपली रेफरेंस और दे देता हूँ। ये जितने भी प्री बिल्ड फंक्शंस है, लाइक सी इन, सी आउट, या फिर मेन फंक्शन हो गया, या फिर जितने भी वेरिएबल्स हैं, फॉर, व्हाइल, ये सब कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, और इनकी डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं स्टोर होगी, है ना, जिससे हमारे कंपाइलर को पता चल रहा है कि ये सब प्री बिल्ड फंक्शंस एंड कीवर्ड्स हैं। सो ये सब स्टोर होती हैं हेडर फाइल्स में, ओके। सो हेडर फाइल्स को अब ऑब्वियसली अगर हमें ये सारे कीवर्ड्स और फंक्शंस यूज करने हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स भी लिखनी पड़ेंगी कि हम ये हेडर फाइल यूज कर रहे हैं। तो हम सिंपली प्रोग्राम के स्टार्ट में हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है इंक्लूड कराने की, हैशटैग इंक्लूड अपनी हेडर फाइल का नेम। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .h, ठीक है। अब डिफरेंट हेडर फाइल्स होती हैं, आईओ स्ट्रीम तुम्हारे इनपुट आउटपुट सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग के जितने भी प्रीबिल्ड फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिंग .h में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी होती है। अब मान लो तुम कॉम्पिटेटिव कोड लिख रहे हो या फिर कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो, और तुम्हें कोई बहुत सारी यूज करनी है और तुम्हें उनका नेम नहीं याद है ना, तो तुम कितनी सारी इंक्लूड करोगे, तो उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल आती है, bits/std++.h, ये इन सब का कलेक्शन होती है, ठीक है। सिंपली bits/std++.h ये इंक्लूड करवा दोगे तो तुम्हारी सारी हेडर फाइल्स एक बार में इंक्लूड हो जाएंगी तुम्हारे प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, क्या,
तुम्हें मान लो अगर आईओ स्ट्रीम का बस यूज था लेकिन तुमने सारी की सारी इंक्लूड करवा लिया अपने प्रोग्राम में, है ना, तो इसका कौन तुम्हें अपने मन से समझ में आ गया होगा कि यूज नहीं था फिर भी स्टोर इंक्लूड करवा लिया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्राम के रन टाइम में कभी चेंज आ सकता है, ठीक है। और कई सारे पुराने कंपाइलर्स में ये जो फाइल है हेडर फाइल, ये डिफाइन नहीं होती, उस टाइम पे तुम्हें यही फाइल्स यूज करनी होती। बट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के सारे प्लेटफॉर्म्स में ये फाइल्स आ चुकी हैं, सो उसका कोई इशू नहीं है अब, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस हेडर फाइल इन आवर होल ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, ओके। सो इसको भी लर्न कर लो ना। हमें काफी सारी चीजें पता चल गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखना है। एग्जाम्पल प्रोग्राम देखने के लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, न्यूटन स्कूल में जाओ, लॉन्च पैड में जब जाओगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री करोगे, ठीक है। ये करने के बाद तुम सिंपली क्या करो, प्लेग्राउंड में आओ। प्लेग्राउंड में आने के बाद एल्गोरिदम प्लेग्राउंड में आओ, क्रिएट कर लो एक, ठीक है, जैसे मैंने अपने लिए क्रिएट किया है। नेम दे दो कुछ और डिस्क्रिप्शन दे दो और सिंपली ओके में कर दो। ओके करने के बाद तुम्हारा ये खुल जाएगा, ठीक है। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर सिंपली गोइंग टू टेक सम इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट इन द आउटपुट सेक्शन, ओके। क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल सारी पढ़ ली है ना, कमेंट्स पढ़ लिए, तो हम सबका यूज करते हैं। सो ये थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ये सेक्शन जो है हम इस पे अपना कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम अपने इनपुट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा और ये रन बटन है, यहाँ से हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे। अब हम पहला कोड लिखते हैं अपना। सबसे पहले मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, हैशटैग इंक्लूड, अपनी हेडर फाइल क्या है, bit/stdc++.h, ये हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। कमेंट लिख देते हैं, ये है हमारी हेडर फाइल, जस्ट तुम लोगों को रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इसका स्कोप डिफाइन करेंगे, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमने इसका स्कोप डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में हमारा एक मेन फंक्शन आता है, जो कि मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम अपना मेन कोड लिखते हैं जो हमें अपना कंपाइल करवाना होता है, ठीक है। फंक्शन अभी हमने सिंस पढ़ा नहीं है तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता, अभी के लिए तुम खाली इतना रेफरेंस ले लो कि हम इंट मेन 2 ब्रैकेट और उसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। ये होता क्या है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे, ठीक है। अब 2 वेरिएबल, मान लो एक वेरिएबल लिया हमने, उसका डेटा टाइप क्या लिया, इंट, इंट टाइप की वैल्यू है, वेरिएबल का नाम ए दे दिया या फिर न्यूटन स्कूल दे दिया, ठीक है। अब हमें ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया ऑफ टाइप क्या है इसका, इंटीजर। अब हमें इसकी इनपुट लेनी है, तो हमने सिंपली क्या बताया था, सी इन, इनपुट ले रहे हैं तो 2 राइट शिफ्ट ऑपरेटर और वैल्यू क्या है, न्यूटन स्कूल। मेन के अंदर की जितनी भी लाइंस है सारी लाइंस के बाद में सेमीकोलन से एंड करनी है स्टेटमेंट। क्यों, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन तुम्हारी एंड हो गई है और वो अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसलिए इनपुट ले लिया, कमेंट लिख देता हूं, इनपुट डन, ओके। अब तुम्हें यही चीज प्रिंट करवानी है, सी आउट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर न्यूटन स्कूल, ये आउटपुट कर दिया, आउटपुट डन, है ना। अब अगर तुम सिंपली यहाँ इनपुट में आओ और इनपुट में मान लो तुमने दिया इनपुट 10, ठीक है, तो ये वैल्यू तुम्हारी कहाँ पे स्टोर होगी, जाके न्यूटन स्कूल में इनपुट के बाद, और वही वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी। अगर तुम रन करते हो, सिंपली रन किया और आउटपुट हमें मिल गया 10, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा C++ प्रोग्राम था जिसमें हमने अभी तक की जितनी वैल्यूज पढ़ी थी सारी चीजें देख ली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये सब पढ़ेंगे और उसका प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ यू कैन सिंपली again check Newton School, what is Newton School, and explore this whole website। और लॉन्च पैड में जाओ, लॉन्च पैड
का सेक्शन ओपन करो, ठीक है। लॉन्च पैड का सेक्शन ओपन करने के बाद अगर साइन अप नहीं किया तो कर लो, लॉग इन कर लो, या फिर और स्टार्ट नाउ फॉर फ्री में जाओ, है ना। सिंपली तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। कॉन्टेस्ट भी हैं तुम्हारे लिए यहाँ पे, जितने भी कॉन्टेस्ट होते रहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारे लिए क्या है, प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में तुम अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो या अपने लिए आईडी बना सकते हो जनरली। और ट्रैक्स, ट्रैक्स में तुम्हारे लिए क्या है, जितने भी कोर्सेज है यहाँ पे, है ना, तो तुम पेड कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। एंड लॉन्च पैड फ्री कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फाइन। So go and explore this website of Newton School Launchpad area, and you can also check about paid courses of Newton School, which will train you for direct placement. So thank you guys for watching this video. If you have any doubt, you can ask in comment section always. Plus like this video and subscribe this channel for following this whole playlist.